की कहानी चेन्नई की है। साल 2016 की बात है। चेन्नई में कोलापक्कम नाम का इलाका है। इसी इलाके से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है रामापुरम। रामापुरम के आईटी पार्क के पास एक कूड़ेदान है। एक सुबह उसी कूड़ेदान के पास सफाई करने वाला रोज की तरह अपनी ड्यूटी निभाने आया। जैसे ही उसने कूड़े के ढेर को हटाने की कोशिश की तो उसकी नज़र अचानक एक अजीब से कपड़े में लिपटी हुई चीज़ पर पड़ी। उसे लगा कि यह कोई आम कचरा होगा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े को खींचकर हटाया उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक सिरकटी लाश पड़ी हुई थी। लाश का धड़ बुरी तरह से चादर में लिपटा हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लाश का सिर गायब था। सफाई कर्मी डर के मारे कांपने लगा और तुरंत पीछे हट गया। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर आसपास के कुछ लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई लाश को देखकर सन्न रह गया। किसी के चेहरे पर डर तो किसी के चेहरे पर घबराहट थी। सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर यह सिरकटी लाश यहाँ कैसे आई और इसका सिर कहाँ गायब है। किसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी भी उस मंजर को देखकर हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है और इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और लोगों को वहाँ से हटाया। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया ताकि सबूत जुटाए जा सकें। जैसे ही पुलिस ने लाश का मुआयना किया उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सामान्य हत्या का मामला नहीं था। सिर का गायब होना किसी शातिर अपराधी की करतूत का संकेत दे रहा था। लाश को वहां फेंकने का तरीका भी ऐसा था कि अपराधी चाहता था कि वह जल्द से जल्द मिल जाए ताकि वह और डर और सनसनी फैला सके। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू हो गया ताकि पता लगाया जा सके कि लाश को कूड़ेदान तक कैसे और कौन लाया था। पुलिस को उम्मीद थी कि वे जल्द ही इस रहस्य को सुलझा लेंगे, लेकिन पुलिस को उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। कई दिन बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अखबारों में खबर छपवाई, मुखबिरों को जानकारी दी, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। करीब 1 महीने तक पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई पहचान सामने नहीं आई। इधर एक परिवार जो मदिकापक्कम इलाके में रहता था, उनकी बेटी शशिरेखा घर नहीं लौटी थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे और आखिरकार मदिकापक्कम पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मिसिंग कंप्लेंट के बाद सोचा कि शायद ये लाश उसी लड़की की हो सकती है। उन्होंने लाश के साथ मिली जानकारी और परिवार द्वारा दी गई डिटेल्स को मिलाया तो सच्चाई सामने आ गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शशिरेखा की थी। जब परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने उनसे कहा, 1 महीने पहले हमें एक लाश मिली थी और आपने जो जानकारी दी है वो उस लाश से मिलती जुलती है, लेकिन आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 महीने बाद क्यों दर्ज करवाई? तो इस पर परिवार ने जवाब दिया, हमें लगा कि वो शूटिंग के सिलसिले में बाहर गई है और शायद काम में व्यस्त है, इसलिए हमने इंतज़ार किया। जब काफ़ी समय बीत गया और उसका कोई संपर्क नहीं हुआ तब हम चिंता में पड़ गए और रिपोर्ट दर्ज कराने आए। परिवार टूट गया ये सुनकर। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये कातिल कौन है जिसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ले ली? जब पुलिस ने शशिरेखा के परिवार से उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की तो एक अलग ही कहानी सामने आई। शशिरेखा की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी की थी और इस शादी से उन्हें एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी शादी में दरारें आनी शुरू हो गईं। आखिरकार ये रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद शशिरेखा ने खुद को अपने बेटे और अपने करियर में व्यस्त कर लिया। शशिरेखा चेन्नई के मडिपक्कम इलाके में अपने परिवार, 2 बहनों और 8 साल के बेटे के साथ रह रही थीं। अपने जीवन के इस नए दौर में भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और धीरे धीरे अपने आप को इंडस्ट्री में और मजबूती से स्थापित किया। वो काफ़ी मेहनती थीं और काम को लेकर हमेशा समर्पित रहती थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात शंकर से हुई। शंकर एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे और तमिल सिनेमा में न्यूकमर्स को काम दिलाने में मदद करते थे। शशिरेखा और शंकर की पहली मुलाकात तो महज काम के सिलसिले में हुई थी, लेकिन समय के साथ ये प्रोफेशनल रिश्ता एक गहरी दोस्ती में बदल गया। शशिरेखा के दिल में शंकर के लिए जगह बनने लगी और शंकर भी शशिरेखा को पसंद करने लगे थे। शशिरेखा की तरह शंकर की ज़िंदगी में भी कई परेशानियां थीं। वह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पहली शादी एक दुखद मोड़ पर ख़त्म हो गई थी। साल 2011 में आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले दबकर शंकर की पत्नी और उनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी।
इस दर्दनाक हादसे ने शंकर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। जब शशिरेखा और शंकर एक दूसरे के करीब आए तो उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के दुख और दर्द को समझ सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया और कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार 2015 के अगस्त महीने में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। शशिरेखा को शंकर में एक हमसफर देखा जो उनकी जिंदगी के अच्छे बुरे हर दौर में उनके साथ था। शादी के बाद शशिरेखा शंकर के साथ मडिपाक्कम स्थित घर में शिफ्ट हो गईं। शंकर ने शशिरेखा के बेटे को भी अपने साथ ही रखा था। शादी के बाद भी दोनों ने अपने अपने कामों पर ध्यान दिया, लेकिन उनके बीच का प्यार और समझ गहरी होती गई। शशिरेखा को लगा कि अब उनकी ज़िंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शशिरेखा और शंकर की शादीशुदा जिंदगी कुछ ही महीनों में एक भयावह मोड़ पर आ गई जब उनकी ज़िंदगी में लवकिया नाम की एक लड़की की एंट्री हुई। लवकिया, जो सिर्फ 22 साल की थी, केरल के एक छोटे से शहर से चेन्नई आई थी ताकि वह साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बना सके। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह चेन्नई में काम की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शंकर से हुई, जो तब 36 साल का था और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था। शंकर ने लवकिया की मदद करते हुए उसका फ़ोटोशूट कराया और एक पोर्टफोलियो तैयार किया। इस पोर्टफोलियो की वजह से लवकिया को कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे और धीरे धीरे वह सिनेमा की दुनिया में कदम रखने लगी। यहीं से शशिरेखा और शंकर के रिश्ते में खटास आने लगी। शंकर का लवकिया के साथ समय बिताना शशिरेखा को खलने लगा और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। लवकिया की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही थी, लेकिन शशिरेखा की ज़िंदगी में ये सब कुछ गलत दिशा में जा रहा था। समय के साथ शंकर और लवकिया के रिश्ते ने शशिरेखा की शादीशुदा ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुछ ही महीनों में शंकर ने लवकिया के साथ रहने का फैसला किया और शशिरेखा को घर से बाहर निकाल दिया। इस फैसले ने शशिरेखा का दिल तोड़ दिया और वह अपने परिवार के पास लौट गईं। लेकिन अपने पति का ऐसा व्यवहार उनके लिए असहनीय था। वह अक्सर शंकर के घर के बाहर जाकर हंगामा करने लगी और उनके बीच जमकर झगड़े होने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि शंकर की गैर मौजूदगी में शशिरेखा ने लवकिया से उनके घर जाकर झगड़ा किया। उनके मन में शंकर से वापस रिश्ते को सुधारने की उम्मीद थी, लेकिन शंकर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब इतने झगड़ों और कोशिशों के बाद भी शंकर ने शशिरेखा को अपने साथ रखने का फैसला नहीं किया, तो शशिरेखा ने आखिरी रास्ता अपनाते हुए नवंबर 2015 में मडिपक्कम पुलिस स्टेशन में जाकर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में उन्होंने शंकर पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उनके प्रति मानसिक और शारीरिक शोषण शामिल थे। शशिरेखा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने शशिरेखा और शंकर को काउंसलिंग के लिए बुलाया। दोनों के बीच खूब बहस हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन काउंसलिंग के बाद शंकर शशिरेखा के साथ रहने का फैसला किया। दोनों ने कुंद्राथुर इलाके के पास मदनंदपुरम में किराए का एक घर लिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि अब चीजें सुधरने लगी। हालांकि सब कुछ ठीक होते हुए भी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन शशिरेखा शूटिंग के लिए घर से निकली, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। शंकर, जो पहले ही मन उनसे अलग होने का फैसला कर चुका था, इस बात से परेशान नहीं हुआ कि शशिरेखा कहाँ गई। शुरुआत में उसे कोई चिंता नहीं हुई और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब कई दिनों तक शशिरेखा से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो धीरे धीरे शंकर को चिंता होने लगी। इसी बीच शशिरेखा के परिजन उनकी तलाश में शंकर के घर पहुंचे और उनसे सवाल करने लगे। शंकर ने उनके सवालों से पल्ला झाड़ते हुए यह कह दिया कि उसे शशिरेखा के बारे में कुछ नहीं पता। परिवार वाले और भी परेशान हो गए क्योंकि शंकर का रवैया काफ़ी असामान्य और लापरवाही भरा था। आखिरकार जब कोई सुराग नहीं मिला तो शशिरेखा के परिवार वालों ने मडिपाक्कम पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो सबसे पहला शक शंकर पर ही गया। पुलिस ने सोचा कि कहीं शशिरेखा के गायब होने के पीछे शंकर का हाथ तो नहीं है। जब पुलिस ने शशिरेखा के गायब होने की जांच शुरू की और शंकर से संपर्क करने की कोशिश की तो वह अपने पते पर नहीं मिला। उसकी तलाश में पुलिस ने मुखबिरों की मदद ली और आखिरकार उनकी निशानदेही पर शंकर को शोलिनगनाल्लूर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय शंकर के साथ एक महिला भी मौजूद थी जिसे वह अपनी बहन बता रहा था, लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ। जांच की शुरुआत शशिरेखा के पति शंकर से पूछताछ से हुई। शंकर ने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में कहा कि जनवरी में शशिरेखा शूटिंग के लिए कहकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। चूंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी पहले से ही काफ़ी तनावपूर्ण थी,
शंकर ने सोचा कि शायद शशिरेखा अपने परिवार के पास लौट गई होंगी, इसलिए उसने उन्हें ढूंढने की कोई खास कोशिश नहीं की। लेकिन जब पुलिस ने शंकर से सख्ती से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शंकर ने बताया कि नवंबर 2015 में शशिरेखा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया था। पुलिस की परसुएजन और केस को खत्म करने के लिए शंकर ने शशिरेखा के साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि इस सब के बाद भी शंकर ने शशिरेखा को इस बात के लिए मना लिया था कि वह उनके साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड लवकिया को भी उसी घर में रखेंगे। यह सुनकर पुलिस को शक हुआ कि शशिरेखा के गायब होने में शंकर और लवकिया का हाथ हो सकता है। शशिरेखा और शंकर की शादीशुदा जिंदगी कुछ ही महीनों में तनावपूर्ण हो गई थी। शंकर की जिंदगी में एक नई महिला लवकिया की एंट्री ने उनके रिश्ते को और मुश्किल बना दिया। लवकिया, जो केवल 22 साल की थी, केरला के एक छोटे से गांव से चेन्नई आई थी, जहां वह साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने का सपना देख रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उसे एक अच्छे मौके की तलाश थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात शंकर से हुई। शंकर ने लवकिया की कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और उसका पोर्टफोलियो तैयार किया, जिससे उसे कुछ छोटे मोटे फिल्मी रोल मिलने लगे। हालांकि इन कामों के बीच शंकर और लवकिया के बीच एक रिश्ता बनने लगा, जिसने शंकर की शादीशुदा जिंदगी पर गहरा असर डाला। कुछ समय के लिए शशिरेखा, शंकर और लवकिया तीनों एक ही घर में रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। शशिरेखा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शंकर लवकिया के साथ अपना रिश्ता जारी रखे। इसी बीच शशिरेखा गर्भवती हो गई, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए। जब लवकिया को शशिरेखा के गर्भवती होने की बात पता चली तो शंकर और लवकिया के बीच झगड़े शुरू हो गए। शंकर ने पहले ही लवकिया से कह रखा था कि वह अब शशिरेखा को अपनी पत्नी नहीं मानता। इस झगड़े ने शंकर के अंदर एक और गुस्से की चिंगारी जला दी, जिसे वह अक्सर शशिरेखा पर निकालता था। वह उन्हें बेरहमी से पीटता था और यह मारपीट आए दिन का हिस्सा बन गई थी। एक दिन हमेशा की तरह शशिरेखा शंकर से उसके अफेयर को लेकर बहस कर रही थी, लेकिन उस दिन यह बहस इतनी बढ़ गई कि शंकर ने अपना आपा खो दिया और शशिरेखा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान उसने उनके सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे शशिरेखा बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में शंकर ने अपने पूरे होशो हवास में उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। इस पूरी घटना के दौरान शंकर की गर्लफ्रेंड लवकिया भी वहीं मौजूद थी। हत्या के बाद शंकर ने लवकिया की मदद से शशिरेखा का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन्होंने शशिरेखा के धड़ को एक चादर में लपेटा और उसे बाथरूम में छिपा दिया। हत्या के कुछ घंटों बाद शंकर और लवकिया ने मौका पाकर शशिरेखा का सिर लिया और उसे कुंद्राथुर की नहर में फेंक दिया। धड़ को उन्होंने एक कूड़ेदान में फेंक दिया। हालांकि शंकर की निशानदेही पर पुलिस ने लंबे समय तक खोजबीन के बाद शशिरेखा का सिर नहर से बरामद कर लिया। इस हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस को शंकर से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। शंकर अपने टैलेंट मैनेजमेंट बिजनेस की एड में लड़कियों का शोषण करता था। वह फोटोशूट और पोर्टफोलियो के नाम पर लड़कियों की तस्वीरें खिंचवाता और फिर उन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसने कई लड़कियों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठे थे। इसके अलावा 2011 में शंकर की पहली पत्नी और उसके परिवार की आत्महत्या के मामले में भी उसे संदेह के घेरे में माना जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि या तो उसने उनकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया, या फिर उसने उन्हें इस हद तक प्रताड़ित किया कि वे खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। शशिरेखा के साथ शंकर का रिश्ता भी फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के वादे पर शुरू हुआ था, लेकिन उसने कभी भी शशिरेखा को फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिलाने की कोशिश नहीं की। शशिरेखा ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि शंकर ने काम दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ठग लिए थे और उनका बेटा भी अगवा कर लिया था। इसी तरह लवकिया, जो शंकर से 14 साल छोटी थी, भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने की उम्मीद में शंकर के साथ रह रही थी। अब शंकर और लवकिया दोनों हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। यह कहानी एक डरावनी सच्चाई को सामने लाती है, जिसमें एक महिला की जिंदगी के सपनों और उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया गया और अंत में वह हत्या का शिकार हो गई। शंकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पेशेवर जीवन की आड़ में कई गंभीर अपराध किए। उनका टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का व्यवसाय, जो कि शुरुआत में कलाकारों को मदद करने का एक सकारात्मक कार्य लग सकता था, दरअसल महिलाओं का शोषण और ब्लैकमेलिंग का एक माध्यम बन गया। शंकर ने फोटोशूट और पोर्टफोलियो के नाम पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लीं और फिर उनका शोषण किया। इसके अलावा उनकी पहली पत्नी और परिवार की आत्महत्या के मामले में भी उन पर संदेह था।
जिनका यह कहना था कि शंकर ने या तो उन्हें हत्या कर दी या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। शशिरेखा के साथ उनके संबंध ने भी एक गंभीर मोड़ लिया जब उन्होंने शशिरेखा को मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार बनाया और अंततः हत्या कर दी। उनकी गर्लफ्रेंड लवकिया के साथ मिलकर शंकर ने शशिरेखा की हत्या को अंजाम दिया और शव को छुपाया। शंकर की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे बाहरी चमक धमक के पीछे की असलियत एक व्यक्ति की नैतिकता और इंसानियत को पूरी तरह से मिटा सकती है। उनके किए गए अपराध न सिर्फ शशिरेखा और अन्य पीड़ितों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं, बल्कि समाज में एक भयावह छाप छोड़ते हैं। शंकर और लवकिया दोनों ही हत्या के आरोप में जेल में हैं। उन्हें इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं और अभी जेल में ही बंद हैं। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी गंभीर परिणाम ला सकती है। शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है ताकि समाज में सुरक्षा और सम्मान बना रहे। यह हमें यह सिखाती है कि किसी की बाहरी छवि के बजाय उनकी वास्तविकता को समझना आवश्यक है। जीवन में किसी पर विश्वास करते समय सतर्क रहना ज़रूरी है। एक व्यक्ति की छवि या पेशेवर सफलता ही सब कुछ नहीं होती, उनके इरादे और नैतिकता भी महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते में छुपा हुआ स्वार्थ और धोखा बहुत गंभीर परिणाम ला सकता है। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को नज़रअंदाज न करें और समय पर मदद प्राप्त करें। अपराध के शिकार हुए लोगों के लिए न्याय की मांग करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है कि दोषियों को सख्त सज़ा मिले और समाज में सुरक्षा और सम्मान बना रहे। शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और लोगों की सही पहचान करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार या शोषण के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो लालच, धोखे और स्वार्थ से दूषित हो जाते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि कौन हमारे जीवन में आ रहा है और उनके इरादे क्या हैं। किसी के सपनों और भरोसे का गलत फ़ायदा उठाना किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने रिश्तों में समझदारी, ईमानदारी और सम्मान को जगह दें। हमेशा सतर्क रहें, किसी भी अनदेखी संकेत को नज़रअंदाज न करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना ज़रूरी है।